Comparison between metals and non-metals. तो एक काम करते हैं, बीच में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक साइड पर हम मेटल के बारे में डिस्कस कर लेंगे और दूसरे साइड पर हम नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम मेटल्स लिख लेते हैं और यहाँ पर हम नॉन मेटल्स के लिखेंगे। जो सबसे पहली कंपैरिजन होगी मेटल्स और नॉन मेटल्स में, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? मेटल कैसे ऑक्साइड्स बनाता है? सर बेसिक। बेसिक। एक और बनाता है एम्फोटेरिक। ठीक है। वहीं पर नॉन मेटल के बारे में हमने क्या लिखा था? ऑक्साइड्स थे, एसिडिक और न्यूट्रल। सर एसिडिक और न्यूट्रल। बिल्कुल सही। तो वही सारी बातें हम इन दोनों में लिख लें। तो मेटल फॉर्म्स बेसिक, मेटल्स फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है। अब ये अगर बेसिक ऑक्साइड्स हैं तो मैंने बताया था मेटल के ऑक्साइड को अगर पानी में मिलाएंगे तो वो कैसे बनाते हैं? क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। और वाटर सोल्यूबल बेस को हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइन। अल्कलाइन। ठीक है। तो यानी हमारे जितने भी मेटल के बेसिक ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे सर? एल्कली होंगे। क्या होंगे? एल्कली, वाटर सोल्यूबल बेस होंगे। फिर वहीं पर नॉन मेटल के केस में, नॉन मेटल केस में ऑक्साइड्स का नेचर कैसा था? नॉन मेटल्स फॉर्म्स एसिडिक एंड न्यूट्रल। बिल्कुल सही, एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड का कोई एग्जांपल बताएं? न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जांपल, और एक एग्जांपल एसिडिक का। सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या? सर न्यूट्रल। सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्साइड सर का? हाइड्रोजन हाँ हाइड्रोजन। और सर नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन नहीं, वाटर। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा तो वाटर बनाएगा, वाटर न्यूट्रल ऑक्साइड है, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड बिल्कुल सही। फिर एसिडिक में कोई एग्जांपल? सर सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारे एसिडिक आते हैं। ठीक है। सेकंड, अब जो मेटल थे क्या वो? बिल्कुल सही, फास्फोरस भी, फास्फोरस ऑक्साइड भी एसिडिक होता है। अब दूसरा जो टाइप है, मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को हटा रहे हैं या नहीं हटाते? मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और नॉट? सर दे कैन। दे कैन। सर हमने याद किया था, क्या याद किया था? रिएक्टिविटी सीरीज। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल थे वो सारे के सारे क्या कर रहे थे? सर दे विल सेपरेट द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। हाँ सर बिल्कुल। वहीं पर नॉन मेटल, क्या नॉन मेटल हटा पा रहे थे? नो सर। नहीं हटा पाते, इसीलिए नॉन मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन कर पा रहे थे? नहीं,
क्योंकि वो वाटर में से हाइड्रोजन को हटा ही नहीं पाएंगे, और वहीं पर मेटल रिएक्शन कर रहे थे, ऐसा ना? हाँ सर बिल्कुल। Yes, sir. चलो फिर आ जाओ, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नॉन मेटल Cannot react not- with not display. डू नॉट डिस्प्लेस, किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा सर? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। किसमें से डिस्प्लेस नहीं करेगा? फ्रॉम एसिड्स। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। थर्ड, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ बच्चे उस क्लास में शायद नहीं थे जब मैंने बताया था आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। बताया था मैंने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था सर? इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे Yes, sir. आयनिक में इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? मोर आयनिक मेटल इलेक्ट्रॉन दे देता था नॉन मेटल को। Transfer. बिल्कुल, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। वहीं पर नॉन मेटल में क्या हो रहा था? शेयरिंग एंड पेयरिंग। share. बिल्कुल, शेयर पेयर। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर जो कंपाउंड बनेंगे उनके अंदर कैसा नेचर ज्यादा होगा? आयनिक या फिर कोवलेंट? मेटल के अंदर आयनिक होगा, और यहीं पर नॉन मेटल के अंदर कोवलेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो मेटल है वो क्लोरीन के साथ में मिलके क्लोराइड बना रहा था। क्या बना रहा था? मेटल विद क्लोरीन क्या बना रहा था? फॉर्म्स मेटल क्लोराइड। यस और नो? और ये मेटल क्लोराइड कैसा था? आयनिक था या कोवलेंट कंपाउंड? सर विच इज अ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब तुमको समझ में आ गया आयनिक क्यों बोला मैंने? जिसको नहीं पता वो भी बता सकता है, दोबारा से बता दूंगा मैं। किसी को यहाँ पर डाउट है कि मैंने आयनिक क्यों बताया? नमन, चिन्मय, निशांक, पीहू, प्रियांशु, सात्विक, सौम्या, सबको क्लियर है? Yes, sir. Sir. Yes, Okay. ठीक है, तो आयनिक का मतलब क्या हुआ? मेटल ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिए और दोनों जुड़ गए। ठीक है, फिर वहीं पर अगर नॉन मेटल क्लोरीन के साथ में जुड़ता है, नॉन मेटल कौन सा सर? हमको पता है कि एग्जांपल PCl3, यहां का एग्जांपल NaCl। Na क्या है? मेटल है, और P क्या है? एक नॉन मेटल है, राइट? दोनों के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है, दोनों के दोनों क्लोरीन से जुड़े हुए हैं। यस, ऊपर वाले में मेटल क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, मेटल क्लोरीन के साथ में जुड़ के मेटल क्लोराइड बना रहा है, और ये कैसा कंपाउंड है? आयनिक। Ionic. ठीक है, अब दूसरे वाले केस में भी देखोगे नॉन मेटल भी क्लोरीन से जुड़ रहा है। फास्फोरस एक नॉन मेटल है, वो भी क्लोरीन से जुड़ के क्लोराइड बना रहा है, बट क्या ये आयनिक होगा? No, sir. No, sir. Covalent. Covalent होगा. कोवेलेंट होगा, बिल्कुल सही। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? नॉन मेटल विद क्लोरीन फॉर्म्स क्लोराइड, नॉन मेटल्स with chlorine forms non-metal chloride which is an covalent compound.
ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए? बताओ। सर हाँ बोलो। सर ये जो क्लोराइड ये जो है ये आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल है कि इन्हीं से जुड़ते वक्त आयोनिक और कोवेलेंट कहा जाता है? देखो ठीक है, ये दोनों एग्जांपल है, ये दोनों मैं जो Okay. लिखे ये है मेटल का एग्जांपल और ये नॉन मेटल का एग्जांपल। अब आपसे पूछा जाए इन दोनों में से कौन सा आयनिक कंपाउंड है, तो आप क्या बोलोगे? सर मेटल के साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो मेटल का जो क्लोराइड होता है वो आयनिक होता है, नॉन मेटल का जो क्लोराइड होता है वो कोवेलेंट होता है। अब समझ में आया तनुज? यस सर। हाँ ठीक है। अब ऐसे ही अब यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, हाइड्रोजन ले ले तो हाइड्रोजन के साथ में भी तो जुड़ सकते हैं, यस नो? हाइड्रोजन के साथ देखिए क्या होता है। यस सर। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट इरेज कर दो दोनों का, बताओ। Yes, sir. यस सर कर दीजिए। Okay. मैं फर्स्ट पॉइंट इरेज कर देता हूं ताकि यहाँ पर मैं फोर्थ पॉइंट लिख सकूं। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, मेटल विद हाइड्रोजन। तो सारे मेटल हाइड्रोजन के साथ में नहीं जुड़ते, कुछ मेटल हैं जो हाइड्रोजन के साथ में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। फ्यू मेटल्स क्या करेंगे, विद हाइड्रोजन फॉर्म्स हाइड्राइड। सर कोई एग्जांपल? अभी एग्जांपल भी देखते हैं इसका। फिर दूसरा नॉन मेटल भी जोड़ेंगे, ठीक है, और वो भी क्या बनाएंगे, स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। ये कैसा आया था सर, ये तो आयनिक है, और ये कैसा बनेगा, नॉन मेटल कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म, Sir, covalent. बिल्कुल सही, कोवेलेंट हाइड्राइड। कैसा बनाएगा, कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएगा। सर एक एक एग्जांपल देखें? हाँ बिल्कुल देखते हैं। एक बात याद रखना, हाइड्रोजन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की बहुत अच्छी खास बात है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। इसका एग्जांपल देखो, मैं इसको रख कर रहा हूं। अब मैं मेटल का लिखता हूं, मेटल का लिखोगे तो NH, ये क्या है, सोडियम हाइड्राइड। क्या लिखा जाएगा, हमेशा सोडियम हाइड्राइड लिखा जाएगा। अब सोडियम क्या है, मेटल, सोडियम क्या है हमारे पास, मेटल। वहीं पर एक दूसरा लिख लेते हैं NH3, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है हमारे पास, मेटल या नॉन मेटल, नॉन मेटल। नॉन मेटल। इसका नाम आपको पता है, NH3 सुना भी होगा, सर अमोनिया। अमोनिया। बिल्कुल सही, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, अमोनिया। अब दोनों में देखोगे, यहां पर मेटल के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां पर नॉन मेटल के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने ले लिया,
यहां पर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हाइड्रोजन के साथ में, क्या किए हैं, शेयर किए। तो ये जो हाइड्राइड है ये कैसा हाइड्राइड है, आयनिक। वहीं पर जो नॉन मेटल का हाइड्राइड है वो कैसा है, इसने क्या किया, शेयर किए हैं। जो शेयर करता है वो कैसा होता है, कोवेलेंट। आगे बात समझ में, बताओ। सर फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या हुआ आयोनिक हाइड्राइड में, आयनिक NaSO वाला? हाइड्राइड ने, आयनिक ने, सोडियम ने क्या करा, सोडियम मेटल ने मेटल इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन का। यहां पर उसने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ओके सर, यस और सर। जिसमें शेयरिंग होती है वो कैसा होता है, कोवेलेंट। आगे समय लिखना चाहो तो एक और लिख सकते हो, MgH2 और PH3। इसको बोलते हैं फोस्फीन। और इसको बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्राइड। क्या बोला जाएगा इसे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, नो सर। यहां पर बस एक लास्ट पॉइंट और रह गया और यहां पर हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखें, बताओ। यस सर, यस सर। इसको सेकंड और थर्ड को नोट डाउन कर लो, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। सेकंड और थर्ड नोट डाउन हो गया, हाँ सर हो गया। बाकी सब यस सर, हो चुका। हो चुका। Yes, अच्छी sir. बात है। आगे। अब लास्ट पॉइंट देखोगे, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में पहले तो मेरे को एक बात बताओ, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, सर देते हैं। देते हैं। अगर मैं बोलूं कि कोई अच्छा मेटल है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है या कम है, सर ज्यादा। सर ज्यादा है। सर ज्यादा। जो आराम से इलेक्ट्रॉन दे दे उनको याद रखना क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखना, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझ में, जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की चाह में रहते हैं, यस और नो। यस सर। तो यहां पर आप सर्कुलर ब्रैकेट में याद रखने के लिए लिख सकते हो, ठीक है। किसी के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा कब हुआ, अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज, कब, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्या हो उसके अंदर, ज्यादा, मतलब उसके अंदर हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा। और वो कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सब में ये रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड बताओ। किसको रिड्यूसिंग एजेंट नहीं समझ में आया, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। क्लियर, रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ सर क्लियर। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं, लेते हैं। सर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना लेना होता है।
अगर जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा होगी वो उसके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, जैसे ना। तो यस सर। जितने भी नॉन मेटल होते हैं दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर क्या बात बोल रहे हैं, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं समझाता हूं। नॉन मेटल्स आर गुड या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे बिहेव करते हैं सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है ना सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? अब जैसे रिड्यूसिंग नेचर था, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वहीं पर नॉन मेटल केस में क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, और जिसकी ज्यादा गेन करने की टेंडेंसी उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करने का उतना ही अच्छा चांस है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होगा, हाई होगा, कब होगा? टेंडेंसी टू गेन और लूज। सर गेन। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी सर? हाई होनी चाहिए। और जो एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन करता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेते कौन है? नॉन मेटल लेते हैं, ठीक है। दोनों में समझ में आया? बट नॉन मेटल केस में एक चीज और है, नॉन मेटल केस में कुछ ऐसे नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन देते भी हैं। सर देते हैं यानी कैसे बिहेव करेंगे? रिड्यूसिंग नेचर की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। आप सबने रिएक्टिविटी सीरीज में एक नॉन मेटल पढ़ा था, यस कौन सर, था? हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता भी है और इलेक्ट्रॉन देता भी है। तो यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं एक्सेप्ट कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट, क्या लिखोगे? एक्सेप्ट किस किस के? कौन से दो मेटल की बात करेंगे नॉन मेटल की? एक्सेप्ट हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन। बिल्कुल सही। एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर गुड, क्या है सर? रिड्यूसिंग एजेंट। किस किस को ये फिफ्थ पॉइंट समझ में आ गया? सबको? चिन्मय, मिशान, नमन, पीहू, प्रियांशु, संस्करण, सात्विक, सौम्य, तनिषा। यस Yes? सर। तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मतलब है कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग क्यों रखा गया है? वो तुम थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग सा हायर क्लास में सब में, क्योंकि फिर उनमें और भी बहुत टॉपिक है, पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो या तो वो पूरा पूरा मैं बता दूं क्योंकि वो इतना बड़ा है कि तुम समझ नहीं पाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो थोड़ा हायर क्लासेस में आ जाओ, फिर इसके बारे में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि एजेंट मतलब वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं? लूज करना चाहते हैं। तो जिनकी टेंडेंसी लूज करने की ज्यादा होगी वो क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं तो वो कैसे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। क्लियर तनुष? यस सर। ये बस को Yes, नोट sir. डाउन कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो मैं तुमको एक और बात बता देता हूं। रिएक्टिविटी सीरीज याद है आप सबको? यस सर। यस इस सर। वाले इसको इरेज कर दो, इस वाले पार्ट को इरेज कर दो।
Yes, sir. ठीक है। अगर मैं आप सबसे पूछूं, चलो ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है पहले तो वो बताएं। सबसे ऊपर Potassium. लिथियम, पोटेशियम, Calcium. लेडी कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, ज़ेन, फरारी, फिर भी है लेड। क्यों? बिल्कुल सही। सिल्वर, ओडी, प्यारी। ठीक है। अब एक बात याद रखना, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे, मैंने क्या बताया था, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, उनकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो कौन सा नेचर ज्यादा बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? Reducing. तो याद रखना, जब हम ऊपर मूव करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? Increase होते हैं. बिल्कुल सही। अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो रिड्यूसिंग एजेंट का उल्टा हो जाएगा, तो यानी क्या होगा, क्या इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर? Oxidizing agent. बिल्कुल सही, वो इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। सर पर है तो वो मेटल्स ही ना. हाँ, है वो मेटल, बट मैं अगर दो में कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैंने ले लिया सोडियम और कैल्शियम में, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है तो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट ही। Yes, sir. कौन सा ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाई कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दोनों है तो मेटल ही, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, बट किसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है वो बात कर रहे हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है, मेरे ख्याल से तुमको मेटल और नॉन मेटल क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे मेटल्स लेंगे, कॉमन मेटल्स, जो हम जिनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमन मेटल्स। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो ताकि मैं पूरे बोर्ड को क्लियर कर सकूं और फिर हम आगे बढ़ सकें। और इसको नोट में डाल देना यहाँ पे, ये जो बात है ना। हो जाए तो बता दे मेरे को। Done, sir. डन? बाकी सब? Done, sir. Done, sir. ओके, तो अब हम पढ़ेंगे यूजेस के बारे में, और पहले हम सबसे इजी वाला मेटल उठा लेते हैं। कौन सा? Aluminium. बिल्कुल सही। आप काफी सारी चीजें डे टू डे लाइफ में एल्यूमिनियम की यूज करते हो कि नहीं करते? कोई ऐसी चीज बताओ Yes. जो आप एल्यूमिनियम की यूज करते हो। Sir, aluminum foil. बिल्कुल सही। Sir, aluminum के utensils भी होते हैं. Yes, sir. Utensils. यूटेंसिल्स, और सर अभी इतना ही पता है हमको, क्या होती है? सर जैसे गैजेट, जैसे मिक्सर या फिर फैन होता है. नहीं, फैन है तो कोई नहीं, अच्छी बात है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से सोना, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया है, ट्राई जरूर करना चाहिए।
तो हम यूजेस पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ कॉमन मेटल। और कॉमन मेटल में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में। सर एल्यूमिनियम, सबसे पहले किसी ने मेरे को बताया सर कुकिंग यूटेंसिल्स बनते हैं। हाँ बिल्कुल बनते हैं, तो वही पॉइंट हम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। बट क्वेश्चन अब इसके बाद चालू होता है कि सर कुकिंग यूटेंसिल क्यों? कोई तो बात होगी जिसके कारण इसको कुकिंग Yes, यूटेंसिल के लिए यूज किया जा रहा है। यस और नो? तो क्या बात हो सकती है? सर क्योंकि वो वो गुड कंडक्टर कंडक्टर ऑफ है हीट होते हैं। और बिल्कुल वो सही। हाँ, ड्यूरेबल भी है यूटेंसिल्स बनाने के लिए। ड्यूरेबल कैसे है? और सर क्वेश्चन तुम ही बता रहे हो, मैं तो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बस। सर जैसे अफोर्डेबल होता है यूटेंसिल्स, चीप होते हैं थोड़े एल्यूमिनियम चीप तो सिल्वर के होते हैं, स्टील के होते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम मजाक कर रहा था। कुकिंग यूटेंसिल में सबने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि सर गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला रीजन तो यही आ गया सर। इसका रीजन सर एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर। और सर शायद एल्यूमिनियम रस्ट भी नहीं होता उसमें बहुत ज्यादा। बहुत लेट नोटिस किया आपने, बट हाँ बिल्कुल सही। एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। दूसरी बात है सर करोजन रेसिस्टेंट है, यानी ये क्या करता है? क्या है? करोजन रेसिस्टेंस। अब किसको ये नहीं पता करोजन रेसिस्टेंट क्या होता है? करोजन रेसिस्टेंट का मतलब इस पे जर नहीं लगेगा, जैसे आयरन पर जर लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है उसकी। एल्यूमिनियम वैसा का वैसा ही रहता है जैसा हम उसको लेके आए थे, तो उसमें करोजन नहीं होता, वो खराब नहीं होता, उस पे मेटल्स का एसिड्स का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। तो रेसिस्टेंट टू फूड एसिड, अब खाने में भी एसिड होता है, तो अगर हम एल्यूमिनियम के कंटेनर में फूड एसिड को डाल दे, खाने को डाल दे, तो खाना खराब भी नहीं होता। रेसिस्टेंट टू फूड एसिड्स। ठीक है। इस तीन वजह के कारण हम क्या करते हैं, कुकिंग यूटेंसिल बनाते हैं। किसके? एल्यूमिनियम के बनाते हैं। और इसीलिए सर एक एल्यूमिनियम और फॉइल आपने देखा ना? पॉइंट, हाँ सर वो वायर्स में यूज होता है। बिल्कुल, वो भी आगे आएगा। सारी चीजें कुकिंग यूटेंसिल में वायर का कहाँ काम जान गया? एक ही नहीं यूज में सारे बता देंगे। मैं सर यूजर्स में याद आया मुझे तो मैंने बोला। ये बिल्कुल बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, फायर में यूज होता है, बट अभी हम बात करें कुकिंग यूटेंसिल्स की, उसमें क्या होता है। तो चलो तुमने बता ही दिया तो हम वही उठा लेते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड यूजेस, तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग केबल्स एंड ओवरहेड ट्रांसमिशन वायर। केबल बनाने के लिए केबल के अंदर एल्यूमिनियम का वायर होता है, और ओवरहेड जो ऊपर से तार जा रहे होते हैं, तो उनमें भी कौन सा मेटल यूज करा जाता है? यूज्ड फॉर मेकिंग केबल्स वायर, एंड साथ ही साथ क्या बनाएंगे? ओवरहेड ट्रांसमिशन वायरिंग। इनके अंदर भी एल्यूमिनियम होता है। रीजन
रीजन क्या है कि वायर में यूज किया जा रहा है? सर बिकॉज इट इज malleable, Malleability, malleability है। सर डक्टिलिटी, सर डक्टिलिटी सॉरी हाँ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी सर, उसके मेटल के हम वायर बना सकते हैं, बट हाँ सर डक्टिलिटी से malleable भी तो ज्यादा, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। अब सर डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी से पहले की तो एक और प्रॉपर्टी है सर, जो मेटल है, एल्यूमिनियम है, वो क्या है सर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तो वायर बना के फायदा हाँ क्या? सर यस सुनो, सर। पहली बात तो सर गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड, corrosion रेसिस्टेंट भी तो है सर, वायर को लगा देंगे, पानी बारिश से ये खराब नहीं होगा, यस और नो? और तीसरा रीजन सर, ये एल्यूमिनियम जो मेटल होता है सर, ये लाइट इन वेट होता है, काफी ज्यादा हल्का होता है, तो इसके जो वायर बनते हैं उनमें ज्यादा वजन नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पे हम Yes, क्या sir. लिख लेंगे सर, corrosion resistant एंड लाइट इन वेट। लिख लो इसको जल्दी। फिर बाकी इसके यूजेस नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसको एक बार नोट डाउन कर लो। डन सर। डन, बाकी सब यस ठीक है? दोनों चीजें समझ में आ गई? बिल्कुल सही, दोनों चीजें समझ में आ गई। अब मेलेबिलिटी के बेसिस पर एल्यूमिनियम फॉयल बनाया जाता है,